नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों, आज हम पे 23 मई और शुरू करते हैं 23 मई के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये है कि भी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा एक किट यहाँ पे लॉन्च की गई है जो आपके शरीर में एंटीबॉडीज के डिटेक्शन को काम करने वाली है, आपके शरीर में एंटीबॉडीज का पता करने वाली है। तो इस किट का जो नाम है वो क्या है? तो इस किट का जो सही नाम है ना मेरे साथियों, वो यहाँ पे डिपको-1। यस, तो डिपको-1 यहाँ पे देखिए, डिपको-1 कह दीजिए जो भी है, इसका यहाँ पे सही नाम है। देखिए आप देख पाएंगे ये जो किट है ये लाई गई है, बनाई गई है डीआरडीओ के द्वारा, जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का डिटेक्शन करने वाली है। तो सार्स-CoV वायरस या कोरोना वायरस के शरीर इसका टाइम में अगर हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का जनरेशन हो जाता है तो उसकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस किट के माध्यम से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है आप घर बैठे ये देखिए 75 रुपीज पर यहाँ पे किट का खर्च आने वाला है और 75 मिनट्स के अंदर आपको इसकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो डीआरडीओ ने यहाँ पे किट है ये लॉन्च कर दी है और जल्दी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, डोंट वरी। देखिए डीआरडीओ की जब बात करते हैं तो डीआरडीओ ने अभी हाल ही में देखिए इंडिया के अंदर यहाँ पे नया जो एंटी कोविड ड्रग है वो लॉन्च किया है। हम जब बात करते हैं जिसका नाम है 2-deoxy-D-ग्लूकोज ड्रग, और ये ओरल ड्रग है जिसे देखिए हम यहाँ पे पानी के साथ ले सकते हैं। आपको बता दो कि इस ड्रग के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो डिपेंडेंसी वो काफी कम हो जाएगी। आप जानते हैं यहाँ पे कि हम जब बात करते हैं कोरोना काल के अंदर तो जो यहाँ पे कोविड पेशेंट होते हैं उनके ऑक्सीजन का लेवल बहुत डाउन जा रहा था, तो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी काफी बढ़ रही थी। तो इस ड्रग के बाद जो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंसी वो काफी कम हो जाएगी। ये बहुत अच्छा डेवलप किया गया यहाँ पे डीआरडीओ के द्वारा। और साथ ही साथ अभी बताया था मैंने आपको देखिए कि डीआरडीओ ने एक यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे देखिए टेस्ट यहाँ पे लॉन्च किया है जो आपको एग्जैक्टली अमाउंट में जो इन्फेक्शन का रेट है वो बताने वाला है, जिसका नाम है एटमैन AI। यस, तो एटमैन AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यहाँ पे देखिए टेस्टिंग है कोविड की, जिसमें एक्चुअल में आपके शरीर में कितना इंफेक्शन हो चुका है इसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा माना गया था और है भी। ये भी यहाँ पे डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। अगर हम बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में मेरे साथियों, तो वर्तमान में इसके देखिए यहाँ पे हेड है, उनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट से पूछेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए फीफा अंडर-17 वुमेन जो वर्ल्ड कप है 2022 ये किस देश में होने वाला है बच्चे? तो ये होने वाला है कहां पे? देखिए भारत के अंदर। यस, द राइट आंसर यहाँ पे इंडिया। देखिए हम जब बात करते हैं अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप के बारे में तो ये इंडिया में होने वाला है, इसी साल होने वाला बच्चे। देखिए तो 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2022 में ये किया जाएगा इंडिया के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट याद कर लीजिएगा बच्चे। हम जब बात करते हैं तो होने वाला था कि 2021 में, लेकिन पैंडेमिक की सिचुएशन ज्यादा हो गई और पैंडेमिक की सिचुएशन के बाद इसे देखिए थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया गया है, तो कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू कोविड पैंडेमिक सिचुएशन। इससे पहले क्या हुआ था? देखिए तो इससे पहले हुआ था पे उराग्वे में 2018 के अंदर। देखिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जरा समझिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे जब बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई है कहां से? देखिए 2008 से। यस, तो वुमेन्स वर्ल्ड कप की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे शुरुआत हुई है अंडर-17 की 2008 से। कहां पे? देखिए न्यूजीलैंड से। वहीं पे हम जब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बच्चे, जो मेन वर्ल्ड कप है फीफा का देखिए उसकी शुरुआत हुई है 1930 में। तो इस साल का देखिए होने वाला था भारत में, लेकिन कोविड पैंडेमिक की सिचुएशन के कारण इसे शिफ्ट कर दिया गया 2022 के अंदर। तो 8 अक्टूबर की से लेके 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर इसकी जो डेट है फाइनलाइज की गई है 2022 के लिए। अच्छा 2022 में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड कप भी है, आपको पता होगा कि 2022 में फीफा का वर्ल्ड कप है जो होने वाला है कतर में। यस मेरे साथियों, जो मेन फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर में होने वाला है, होस्ट करने वाला है कतर। देखिए मैंने लिस्ट जारी कर दी है। तो सबसे पहले जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था बच्चे वो था 1930 में, याद कर लीजिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2010 में हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर, 2014 में हुआ था ब्राजील में, 2018 में रशिया में, 2022 का हो रहा है कतर के अंदर और 2026 का प्रस्तावित है मेरे साथियों नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर, जिसमें कनाडा, मैक्सिको, यूएस ये तीनों के तीनों ये जो देश हैं वो एक साथ इसको होस्ट करने वाले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये कहां पे प्रस्तावित किया गया, तो आप याद कर लीजिएगा बच्चे। देखिए नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर है। अच्छा हम जब बात करते हैं फीफा के बारे में, दैट इज फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बच्चे यहाँ पे देखिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर जिसे बोलते हैं NMMS, ये जो ऐप है ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? देखिए आप नाम से समझ पाएंगे कि ये मोबाइल मॉनिटरिंग है, मतलब यहाँ पे किसी को दिक्कत जांच पड़ताल की जा रही है, इसमें देखिए मॉनिटर किया जाएगा। तो मॉनिटर बेसिकली होता है योजनाओं को लेके। यस आप सही पकड़ रहे हैं, यहाँ पे आंसर पे नरेंद्र सिंह तोमर है बच्चे। देखिए तो नरेंद्र सिंह तोमर जो भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री भी है और पंचायती राज मंत्रालय भी इनके पास में, ये देखिए नरेंद्र सिंह तोमर की जब मैं बात करता हूं तो उनके द्वारा देखिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर को यहाँ पे जो ऐप है वो लॉन्च किया गया है। अब ये करने वाला क्या है? देखिए
ये जो ऐप है ये क्या करेगा बच्चे, ये मॉनिटर करने वाला है देखिए एरिया ऑफिसर्स को और रियल टाइम जो अटेंडेंस होती है वर्कर्स को, साथ ही साथ में यहाँ पे प्रोग्राम किस स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे डेली अपडेशन क्या है, इसे भी मॉनिटर करेगा ताकि यहाँ पे प्रोग्राम्स को लेके जो डिले होता है वो बिल्कुल ना हो। देखिए होता क्या कि योजनाएं तो बहुत चल रही है, लेकिन समस्या ये है कि योजना की जो स्पीड है वो कछुए की चाल से भी कम है। कछुआ से याद आया कि आज मेरे साथियों पे विश्व कछुआ दिवस भी है, आपको लास्ट में मैं बताऊंगा, डोंट वरी। तो बहुत सी प्रोग्राम्स ऐसी हैं जो कछुए की स्पीड से चल रही हैं, मतलब पेपर्स में कंप्लीट हो गई है लेकिन ये जमीन पे कभी कंप्लीट होती ही नहीं है। तो सही मायने में देखिए बहुत पैसा बर्बाद हो जाता है और एक ही परियोजना के नाम पे बहुत बार पैसा है जो सैंक्शन भी करा लेते हैं। तो अब सही मायने में जो परियोजना है वो पूरी टाइम पे कंप्लीट हो जाए, साथ ही साथ जो वर्कर्स हैं डेली बेसिस पे जो वेजेस मिल रहे हैं वो मिलते रहे और यहाँ पे सही मायने में वर्कर्स को मिले। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस पढ़े थे मेरे साथियों जिसमें कोई व्यक्ति मर चुका है लेकिन उसके नाम से अभी भी अकाउंट में पैसा जा रहा है। देखिए ऐसे घोटाले हुए हैं और होते रहेंगे अगर ये चीजें ना करेंगे हम लोग तो इसी के लिए जो एप्लीकेशन है लाई गई है और खासकर मनरेगा में, प्रधानमंत्री आवास ग्राम योजना में और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इसे लागू किया जाएगा। देखिए तो मनरेगा की जब बात करते हैं, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो भारत की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। देखिए बता दूं कि इस कोविड के अंदर भी सरकार ने इसमें बहुत ज्यादा पैसा देखिए इन्वेस्ट किया है। इनका कहना था कि भारत में यहाँ पे ये डेली वेजेस पे बहुत सारे वर्कर्स है जो यहाँ पे काम करते हैं। आपको शायद पता होना चाहिए कि सरकार ने 56,000 करोड़ से बढ़ा के 1 लाख करोड़ के आसपास जो राशि वो सैंक्शन कर दी इस योजना के लिए, ताकि इस कोविड पैंडेमिक के अंदर भी यहाँ पे जो लॉकडाउन लगा हुआ है तो गांव के एरिया में जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वो चलता रहे और गांव के जो लोग हैं बेसिकली जो डेली बेसिस पे खाना खाते हैं या उनके डेली बेसिस पे काम होता है उनको इसमें लाभ मिलता रहे। तो अभी भी एक अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। वहीं पे हम जब बात करते हैं इस योजना को या इस एप्लीकेशन को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भी जारी किया जाएगा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंदर भी इसे देखिए इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये तीनों की तीनों योजनाओं को मॉनिटर करने के लिए ये एप्लीकेशन को लाया गया। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बनता है ये, हम जब बात करते हैं 57th रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स के अंदर भारत की पोजीशन क्या है, तो बच्चे इस बार भारत की जो पोजीशन है वो है 3rd पोजीशन। यहां पे याद कर लीजिएगा कि यहां पे हम जब बात करते हैं तो भारत यहां पे 3rd पोजीशन पे आया है। देखिए यहां पे इसको पूरा बताता हूं। देखिए तो इंडिया 3rd पोजीशन पर है इन रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स के अंदर और इंडिया की इस बार टोटल स्कोर है 66.2। देखिए 40 देशों की सूची बनी थी, यहाँ पे 40 कंट्रीज थी जिन्हें लिस्ट आउट किया गया था, जिसमें इंडिया 3rd पोजीशन पे है। पहली पोजीशन पे यूएस है, दूसरे पे देखिए चाइना है, तीसरे पे इंडिया है। और मैं बता दूं मेरे साथियों इसे देखिए शॉर्ट में बोलते हैं रिकाई, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, ये रिकाई है। और देखिए यहाँ पे हम जो कंसल्टेंसी फर्म है जिसका नाम है अर्नेस्ट और यंग, तो अर्नेस्ट और यंग के द्वारा ये जो इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। देखिए हम जब बात करते हैं इससे पहले 2019 की, तो 2019 में इंडिया था 4th पोजीशन पे। अब इंडिया का ये कहना है कि देखिए हम यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेस पे ज्यादा डिपेंड करने वाले हैं। देखिए ये वो सोर्सेस होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे सनलाइट है मेरे साथियों, जब तक सूरज रहेगा तब तक हमें रोशनी मिलती रहेगी और सूरज तो भी बहुत लंबा चलने वाला है। अभी तो सूरज जवान भी नहीं हुआ मेरे साथियों, अभी तो बहुत बुढ़ापा बाकी इसका। खैर वो ज्योग्राफी की बात है, हम रहने देते यहाँ पे। तो हम जब बात करें देखिए यहाँ पे सूरज के बारे में, हवा के बारे में, पानी के बारे में, ये सब के सब देखिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज में शामिल है। मतलब इनसे हम जितना चाहे एनर्जी को बना सकते हैं, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है और साथ ही साथ इनसे किसी प्रकार से कोई भी प्रदूषण नहीं होता, किसी प्रकार से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। तो सरकार ध्यान देने वाली है और सरकार का कहना है, खासकर भारत सरकार का कहना है कि वो 450 गीगावाट यहां पे रिन्यूएबल एनर्जी को देखिए कैपेसिटी को बढ़ा देगा 2030 तक। ये भारत का लक्ष्य भी है। बहुत सारे सोलर पैनल्स भी बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे विंड मिल्स बनाई जा रही हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो सोलर पैनल है ना, जो सोलर पावर प्लांट है, ये भारत में बन रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वो कमेंट करके बताइएगा कि ये कहां पर बन रहा है और ये कब तक बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो हम जब बात करेंगे तो अर्नेस्ट यंग के द्वारा इससे पब्लिश किया गया, जैसा मैं बता चुका हूं। देखिए मैंने बताया कि आपको सोलर, टाइडल, जियोथर्मल, बायोमास, विंड, हाइड्रो। देखिए कई बच्चे बोलते हैं सर जियोथर्मल कैसे? देखिए जियोथर्मल इसलिए है रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर क्योंकि पृथ्वी के अंदर की जो संरचना है वो हमेशा रहने वाली है। कोर हमेशा रहेगा, मेंटल हमेशा रहेगा, इसे आप खत्म नहीं कर सकते। देखिए और यहाँ पे कोर के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना मेरे साथ, वो जियोथर्मल एनर्जी है। तो कई बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है सर क्या जियोथर्मल एनर्जी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जीज में शामिल है? यस मेरे साथियों, ये रिन्यूएबल एनर्जीज में शामिल है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। मतलब अंदर की जो गर्मी है वो ऊपर के पानी को गर्म कर देती है, जिससे हमें एनर्जीज बनती है। सिंपल सा कंसेप्ट है। हेलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
अभी देखिए भारत ने किस देश के साथ सैन्य सहयोग और समुद्री मुद्दों पर समझौतों का जो नवीनीकरण कर दिया है, मतलब रिन्यू कर दिया है इनके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, तो ये किया है ओमान के साथ में। देखिए बहुत भारत का पड़ोसी देश यहाँ पे ओमान है, ज्यादा पड़ोसी भी नहीं है, थोड़ा दूर है चलो। लेकिन हम जब बात करते हैं ओमान के अंदर, आप कर जाए कभी, जैसे मेरी पहली जॉब यहाँ पे ओमान के अंदर ही थी, मुझे ध्यान है आज भी। चलो कोई दिक्कत नहीं, बताऊंगा कि मैंने क्या से क्या किया है। वैसे बता दो बच्चा, मैं पेशे से इंजीनियर हूं, ठीक है, पहले इंजीनियर था, चलो कोई दिक्कत नहीं। सुनो, अब हम जब बात करते हैं देखिए ओमान के बारे में, तो ओमान और भारत ने देखिए दो बेसिक एग्रीमेंट किए हैं। यहाँ पे पहला बात है कि मिलिट्री कॉपरेशन को और ज्यादा बढ़ाएंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये देखिए कि मैरिटाइम इश्यूज को और ज्यादा वो डेवलप करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। और देखिए हम जब बात करते हैं साथ ही साथ में जो डिफेंस और सिक्योरिटी के स्पेसिफिक एरियाज हैं, उन पे भी देखिए यहाँ पे साइन किया गया है। देखिए ओमान एक ऐसा क्षेत्र है बच्चे जहां पे भारत के बहुत से लोग निवास करते हैं, बहुत सारे फील्ड में देखिए इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, स्कूल टीचर्स भी हैं, बहुत सारे सीबीएसई स्कूल्स भी आपको ओमान में मिलने वाले हैं। तो कहने के कल्चरल रिलायबिलिटी इंडिया ओमान की बहुत अच्छी मानी गई है। और देखिए संबंधों की जब बात करते हैं तो बहुत पुराने संबंध रहे हैं भारत का। देखिए अरबों के साथ जब व्यापार हुआ करता था तो अरब के साथ व्यापार में ओमान भी शामिल था वहां पे। खैर ये तो आपको मैंने बेसिक बात बता दी है। हम जब बात करते हैं देखिए भारत और यहाँ पे ओमान के बीच में बहुत सारी बायलैटरल एक्सरसाइज भी की जाती है। आपने शायद ये नाम पहले कभी नहीं सुने होंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत और ओमान की आर्मी के बीच में जो होने वाली एक्सरसाइज, उसका नाम है अल नजा। तो अल नजा देखिए यहाँ पे भारत ओमान के बीच में होने वाली बायलैटरल एक्सरसाइज है आर्मीज के बीच में। वहीं पे एयरफोर्स में देखिए होती है यहाँ पे ईस्टर्न ब्रिज, और नवल एक्सरसाइज होती है यहाँ पे नसीम अल बहर। तो नसीम अल बहर देखिए यहाँ पे नवल एक्सरसाइज है बच्चे। एयरफोर्स में कौन सी यहाँ पे आप कहेंगे ईस्टर्न ब्रिज है, और आर्मी एक्सरसाइज कौन से पे अल नजा है। मैं गारंटी से बोलता हूं आपने ये नाम तो पहली बार ही सुने होंगे, मैक्सिमम बच्चों ने पहली बार सुने होंगे। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो गारंटी से आपको ये नाम पहले से पता होने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बायलैटरल रिलेशंस कई बार एग्जामिनेशन बन जाते हैं आईआर के अंदर। चलिए वहीं पे हम देखिए जब बात करते हैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। अच्छा एक इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट है जो बता देता हूं आपको। देखो देखिए हम जब बात करते हैं इंडिया के बारे में बच्चे, तो इंडिया के पास बहुत बड़ी यहाँ पे देखिए लैंड बाउंड्री के साथ यहाँ पे सी बाउंड्री भी है। ये मैंने छोटा सा मैप बना दिया भारत का, मुझे उम्मीद करता हूं कि मैप अच्छा बनाऊंगा। यस, अब देखिए हम जब बात करते हैं इंडिया के बाउंड्री के बारे में, मैंने सी बाउंड्री वाला पोर्शन लिया। तो यहाँ पे बहुत सारे देखिए यहाँ पे जोन्स होते हैं भारत के, आप यहाँ पे देख पाएंगे बच्चे। मैं एक तरफ ले रहा हूं, ठीक है, इसको देखो। तो जैसे देखिए भारत के पास यहाँ पे लैंड बाउंड्री है, वैसे ही भारत के पास देखिए पे समुद्री सीमा भी है। अब क्वेश्चन बनता है ऐसा कि भारत के पास यहाँ पे तीन तरह की समुद्री सीमा है, तीन तरह की यहाँ पे देखिए सी बाउंड्री है। मैं देखो यहाँ पे कोस्टल एरिया से लेके चल रहा हूं। तो भारत के पास यहाँ पे मैक्सिमम जो समुद्री सीमा है वो है 200 नॉटिकल मील तक, फिर यहाँ पे 24 नॉटिकल मील है, और यहाँ पे 12 नॉटिकल मील है। अब सर ये क्वेश्चन बनता है सर ये नॉटिकल मील क्या होती है। देखिए तो समुद्र के अंदर जो डिस्टेंस नापते हैं ना वो नॉटिकल मील से नापते हैं, और 1 नॉटिकल मील होता है 1.852 यहाँ पे किलोमीटर के आसपास। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आने वाली बाउंड्री इसे बोलते हैं नॉटिकल मील, जिसे बोलते हैं टेरिटोरियल सी बाउंड्री। मतलब भारत का जो भी संसदीय कानून है बच्चे, भारत का जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस एरिया तक लागू होने वाला है। इस एरिया तक आप भारत के संपूर्ण नागरिक हैं। जिस प्रकार से मैं भारत की सीमा पर संपूर्ण नागरिक हूं, उसी तरह से 12 नॉटिकल मील तक मैं संपूर्ण नागरिकता को प्राप्त करता हूं। देखिए हम जब बात करते हैं कंटिन्यूअस क्षेत्र के बारे में, तो ये 24 नॉटिकल मील तक है। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जैसे समुद्र की साफ सफाई का अधिकार दिया गया है। यहाँ पे जो हम बात करते हैं इंडियन की जो कोस्ट गार्ड होती है वो इस एरिया तक यहाँ तक गश्त कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट है EEZ, जिसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए मान लीजिए कि कभी भविष्य में भारत यहाँ पे आइलैंड्स बनाता है। देखिए जैसे आप जानते हैं कि भारत की जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, हमारा कभी विचार हुआ और हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ गई कि हम समुद्र में आइलैंड्स बनाने वाले हैं, तो क्या भारत यहाँ पे अमेरिका के पास जाके अपना आइलैंड बना देगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इंडिया मैक्सिमम जहां तक अपने आइलैंड्स को डेवलप कर सकता है, और जहां तक देखिए समुद्र के अंदर मिलने वाले जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज एंड मिनरल्स हैं, जो पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, उनका दोहन कर सकता है। ये कर सकता है 200 नॉटिकल मील तक, जिसे बोलते हैं EEZ, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हिंदी की जब बात करते हैं तो हिंदी में से बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये बेसिक बात मैंने आपको बता दी है। चलो ठीक है, चलो बच्चे अगर चीजें पसंद आ रही है ना, आज अगर एक नई ऊर्जा मिल रही है आप आज को क्लास के अंदर, तो शेयर जरूर कर दीजिए क्लास को, ठीक है बच्चे। देखिए ओमान की जब बात करेंगे तो ओमान के साथ देखिए जैसे मैंने बताया कि संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। तो देखिए गांधी पीस अवार्ड मिला है 2019 का ओमान के देखिए अध्यक्ष को, जो उनके राष्ट्र अध्यक्ष रहते हैं मेरे साथियों, जिनका नाम है सुल्तान काबूस बिन अल सैद अल सैद। इन्हें 2019 का जो गांधी पीस पुरस्कार वो दिया गया है, और 2020 का दिया गया देखिए बांग्लादेश के जो बंगबंधु रहे मेरे साथियों, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता है जिनका नाम है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनको दिया गया है।
ठीक है, जो यहाँ पे राष्ट्रपिता हैं, जैसे महात्मा गांधी जी भारत में, वैसे यहाँ पे बंगबंधु जी कहां पर है? बांग्लादेश में। वैसे बता दो कि बांग्लादेश के बारे में एक रिपोर्ट आई है, उसमें मैं क्वेश्चन आज ले नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं इस रिपोर्ट को थोड़ा सा पढ़ने के बाद आपको कल क्वेश्चन दूंगा। रिपोर्ट यह है कि पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश भारत से आगे चला गया है। प्रति व्यक्ति आय की मैं जब बात करता हूं तो प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश जो भारत है वो बांग्लादेश से पीछे हो गया है। ये रिपोर्ट कल ही आई है, देखो बच्चे। चलो क्वेश्चन यहां पे ये है कि निधि फॉर कोविड 2.0 ये जो पहल है, जो इनिशिएटिव है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? देखिए ये है क्या, ये निधि फॉर कोविड 2.0 जो पहले बच्चे ये शुरू की गई यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब ये है क्या, जरा समझिए। देखिए भारत के अंदर यहाँ पे बहुत सारे, देखिए यहाँ पे बहुत सारे देखिए बच्चे स्टार्टअप्स हैं और बहुत सारी देखिए कंपनीज भी हैं, और ये कहा जा रहा है कि हम कुछ ऐसा नया टेक्नोलॉजी लेके आए, कुछ ऐसे नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आए जिससे बहुत सारी चीजों को इरेडिकेट कर सकते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है जो कंपनीज हैं और जो स्टार्टअप है उनसे कहा जा रहा है कि वो यहाँ पे सॉल्यूशन को लेके आए ताकि हम ये पैंडेमिक की सिचुएशन को जल्दी यहाँ पे थ्रस्ट आउट कर सकें, जल्दी निकाल सकें। चाहे वो ऑक्सीजन इनोवेशन को लेके हो, चाहे वो पोर्टेबल सॉल्यूशन को लेके हो। देखिए हो क्या रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पे ऑक्सीजन के सिलेंडर को कैरी करके जा रहे हैं। कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे ऑक्सीजन की जो पोर्टेबिलिटी वो काफी कम हो जाए और लोग बड़ी इजी और से कैरी कर सके। यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो डिपेंडेंसी है, देखिए मारामारी चल रही है, तो इसे भी कुछ ऐसा सॉल्यूशन किया जाए कि यहाँ पे मारामारी बिल्कुल ना हो। यहाँ पे हम जब बात करते हैं मेडिकल एसेसरीज हैं जो हो सकता है अभी यहाँ पे नहीं मिल पा रही हो या बहुत भारी हो, उनको थोड़ा रिलायबल किया जाए। साथ ही साथ में देखिए जो डायग्नोस्टिक है, इंफॉर्मेटिक है और जो अदर सॉल्यूशन हो सकते हैं इस पैंडेमिक को कम करने के लिए, थ्रस्ट आउट करने के लिए, उस पर काम किया जाए। तो ये एक पूरा का पूरा इनिशिएटिव है जो लिया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी मई 1971 में। हर्षवर्धन जी देखिए इस मिनिस्ट्री को हेड करते हैं और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चलिए, किस राज्य ने अभी मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है? इसका सही आंसर मेरे साथी क्या देखिए, महाराष्ट्र राज्य। देखिए उनका यह कहना है कि हम यहाँ पे स्पेशल इंसेंटिव देने वाले हैं यहाँ पे कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। मास लेवल पे वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करे ताकि ताकि इनके राज्य के अंदर, हमारे देश, हमारे भारत के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है वो बिल्कुल ना हो। देखिए वैसे बता दूं कि बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे स्टैब्लिश किए गए हैं, लेकिन अभी इतनी रफ्तार धीमी है। अगर सही बात है भैया, अगर इंसेंटिव मिलता है तो लोग काम भी करते हैं, ये सही बात है। अगर आपको पैसा ज्यादा मिलेगा आप ज्यादा मेहनत करेंगे। पैसा किसे बुरा नहीं लगता भैया, सही बात है, सबको पैसा चाहिए। तो यहाँ पे स्पेशल इंसेंटिव दिया जा रहा है और इसके लिए बहुत सारी यूनिट्स हैं जो सेटअप की गई हैं। देखिए उनका ये कहना है कि प्रेजेंट में जो महाराष्ट्र है ना बच्चे, वहां पे ऑक्सीजन की जो जनरेशन कैपेसिटी है वो है 1300 मैट्रिक टन की, और ये कह रहे हैं कि ना टारगेट चाहिए 3000 मैट्रिक टन का। तो इसके लिए बहुत सारे प्लांट्स को सेटअप किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल विदर्भ में है, यहाँ पे मराठावाड़ा में है, धुले में, नंदुरबार में है, रत्नागिरी में, यहाँ पे सिंधुदुर्ग में, ये बहुत सारे रीजंस हैं जहां पे इसको सेटअप किया गया है। चलो महाराष्ट्र की बात करते हैं। भगत सिंह कोश्यारी देखिए यहाँ पे गवर्नर है। अच्छा मुझे बताएगा कि भगत सिंह कोश्यारी कहीं के मुख्यमंत्री रह चुके थे, किस राज्य के? हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के? आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। चलो, मुंबई कैपिटल है जैसा जानते हैं, उद्धव ठाकरे जी देखिए मुख्यमंत्री है, और 1 मई को बनाता है हमारा महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है बच्चे। देखो ये अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने डीएपी जो फर्टिलाइजर्स है ना, उस पे सब्सिडी को इंक्रीज कर दिया है कितने %? अब देखिए सब्सिडी का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए होता क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में ये सब चीजें इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब मांग, देखिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब यहाँ पे प्राइसेस हाई हो जाती हैं और हमारे आसपास के लोग जब यहाँ पे इसे खरीदने में सक्षम नहीं होते और मास लेवल पर उसकी मांग होती है, तो सरकार अपनी तरफ से कुछ बेनिफिशियरी प्रोवाइड कराती है जिसे बोलते हैं सब्सिडी। मतलब यहाँ पे सरकार लेगी अपनी कीमत पर, लेकिन कम कीमत पर उससे यहाँ पे जनता को प्रोवाइड कराती है ताकि कुछ हिस्सा वो अपनी तरफ से इनको दान दे देती है। दान नहीं कह सकते, उन्हें कम कर देती है, उसे बोलते हैं सब्सिडी। सिंपल से कंसेप्ट है ये सब्सिडी का। देखो हम जब बात करते हैं तो 140% इसे हाइक किया गया है। देखिए बच्चे, तो यहां पे आपको बता दूं, आप सिंपल देख पाएंगे कि यहां पे हम जब बात करते हैं डीएपी के बारे में, तो पहली बात समझ लीजिए, जो फर्टिलाइजर्स हम जो इंपोर्ट करते हैं उसे बोलते हैं डीएपी, दैट इज डाई अमोनियम फॉस्फेट। अब जो देखिए फर्टिलाइजर बनता है, ये बनता है कच्चे माल से। कच्चे माल के तौर पे यूज होता है फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी जो कीमतें वो 60 to 70% हाइक कर गई हैं, जिस कारण से स्वाभाविक सी बात है देखिए कि फर्टिलाइजर की जो कीमत वो हाइक करेगी।
अब सरकार को लगने लगा कि अगर कीमतें बढ़ती हैं तो किसानों पे बोझ ज्यादा बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 1700 की बोरी होती थी जिसमें सरकारी सब्सिडी 500 रुपए की थी और किसानों को पड़ती थी यहाँ पे 1200 रुपए की। अगर यहाँ पे प्राइसेस बढ़ती हैं तो यहाँ पे सिंपल सी बात है किसानों पे बोझ पड़ेगा। तो अब प्राइसेस हो गई है 2400 रुपए की। देखिए 500 रुपए से ज्यादा का बढ़ापा, सॉरी देखिए यहाँ पे 1700 से की 2400 बढ़ गई है कीमतें, मतलब ज्यादा कीमतें यहाँ पे बढ़ा दी गई हैं। तो सरकारी सब्सिडी बढ़ गई है 1200 की और किसानों के लिए अब वो मिल रहा है सिर्फ 1200 के अंदर जो पहले भी था। मतलब किसानों पे किसी प्रकार से बोझ नहीं आया, बोझ आया किसानों के कारण देखें पे सरकार पे। और ये अच्छी बात भी है कि सरकार इसको अच्छा इनिशिएटिव ले भी रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो खरीफ सीजन में देखिए अब मैं नहीं मानता कि किसी प्रकार से कोई समस्या आने वाली है। तो यहाँ पे कार्य किया गया है किसान के सरकार के द्वारा। तो एडिशनल यहाँ पे 14,775 करोड़ रुपए है जो खर्च किए जाएंगे सब्सिडी पर। और यहाँ पे देखिए अब बात करते हैं तो 1200 रुपए पर बैग जो सब्सिडी है वो दी जा रही है, अब यहाँ पे 500 रुपए जो पहले दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमतें बढ़ गई हैं और ये सारा कार्य किया गया है प्रधानमंत्री किसान आयोग किसान योजना के तहत में। ये भी आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे ये कि अभी रिसेंटली वो कौन सा न्यूज चैनल है, सॉरी अभी रिसेंटली दूरदर्शन ने अपने आप को किस तरह से नया लॉन्च किया है। देखिए तो दूरदर्शन के द्वारा यहाँ पे कौन सा नया चैनल है जो लॉन्च करने की योजना है बच्चे? इसका सही आंसर है डीडी इंटरनेशनल। बच्चे देखिए आंसर यहाँ पे क्या है, डीडी इंटरनेशनल। यस, अभी इंटरनेशनल है क्या जरा समझिए। देखिए हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे इस पैंडेमिक की सिचुएशन के अंदर यहाँ पे हमारी जो भारत की जब बात करते हैं तो यहाँ पे ग्लोबल मीडिया क्या करती है, गवर्नमेंट और उसके किए जाने वाले कार्य को बहुत क्रिटिसाइज कर रही है और हमारी छवि को बहुत ज्यादा बेकार किया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अंदर, अंतरराष्ट्रीय देखिए मीडिया के अंदर। अब समस्या क्या है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब यहाँ पे जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया है वो ऐसे लोगों से बातचीत कर रहा है जो कहने के लेफ्टिस्ट भी है और यहाँ पे एक नेगेटिव पहलू है जो भारत का दिखाया जा रहा है मास लेवल पे विश्व के अंदर। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। देखिए भारत ने कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं। अब देखिए कोई यहाँ पे कहने को तो कितना भी क्रिटिसाइज कर सकता है लेकिन उसके पीछे एक अच्छा कारण भी होता है। तो सरकार का ये कहना है कि अब भारत की जो अच्छाई है वो भी तो दिखाओ, वो भी दिखाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो इसी के लिए सरकार ने जो डीडी इंटरनेशनल है वो लॉन्च किया है जिसके कारण हम अपना जो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है वो विश्व को दिखा सकते हैं। जिस तरह से देखिए जो बीबीसी वर्ल्ड है ना वो काम करता है विश्व के अन्य बहुत सारी कंट्रीज के लिए, इसी तरह से हमारा जो डीडी इंटरनेशनल वो काम करने वाला है। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, ये इसलिए भी लाया गया क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एक एक्सटर्नल प्रोपेगेंडा है जो अगेंस्ट इंडिया काम कर रहा है और उसे काउंटर करने के लिए ये जो डीडी इंटरनेशनल इसे लॉन्च किया जाएगा। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव मानता हूं सरकार का अपनी अच्छी बातों को विश्व पटल पे दिखाने के लिए। तो डीडी इंटरनेशनल यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है बच्चे, जिसको प्रसार भारती द्वारा ओन किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। 15 सितंबर 1959 को ये बना था दूरदर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि अभी इनमें से किसे लेटेस्ट अपॉइंट किया गया है पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली। तो ये बने हैं एसएन श्रीवास्तव जी। आपको बता दूं मेरे साथियों, देखिए इन्हें पहले देखिए कार्यभार सौंपा गया था, मतलब ये टोटली तो पूर्ण रूप से नहीं बने थे लेकिन ये बहुत पहले से काम कर रहे हैं। फरवरी 2020-21 में इन्हें कार्यभार सौंपा गया था लेकिन अभी पूर्ण रूप से देखिए कमिश्नर बना दिए गए यहाँ पे किसके, नई दिल्ली के या दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बना दिए गए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का ये है कि 23 मई को उनमें से कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चे? देखिए तो याद कर लीजिए यहाँ पे 23 मई को मनाते हैं देखिए विश्व कछुआ दिवस। जैसा आपको मैंने पहले बताया था देखिए कि विश्व कछुआ दिवस है जो आज देखिए मनाया जाता है। देखिए अमेरिकन ये जो टॉर्टोइस रेस्क्यू है उसके द्वारा देखिए 2000 से इसकी शुरुआत की गई थी, ये याद कर लीजिएगा। तो विश्व कछुआ दिवस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है 23 मई, यानी कि आज की बात करते हैं। तो 23 मई 1984 को यहाँ पे बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला बनी थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके सफल हुई थी। मतलब पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया मेरे साथियों वो थी बछेंद्री पाल। और बछेंद्री पाल ने 23 मई को देखिए 1984 में इसे यहाँ पे जीता था। और 29 मई को देखिए जब बात करते हैं बच्चे, 29 मई 1953 को यहाँ पे पहले भारतीय भी थे, आप कह सकते हैं पहले दो लोग थे यहाँ पे, तेंजिन नोर्गे, एडविन हिलरी, जो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। तो ये डेट याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे पहली भारतीय महिला जिन्होंने हिस्ट्री को क्रिएट किया था बच्चे, तो नाम क्या यहाँ पे बछेंद्री पाल है। कब? यहाँ पे आज ही के दिन, यहाँ पे 23 मई 1984 को। देखिए बछेंद्री पाल की जब बात करते हैं मेरे साथियों तो ये कहां से आती है? उत्तराखंड से आती है। नाकोरी विलेज पड़ता है यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर, वहां से। पद्मश्री मिला था इन्हें 1984 में। 1984 में अर्जुन अवार्ड दिया गया पे 1986 के अंदर। यहाँ पे देखिए पद्म भूषण मिला है बच्चे 2019 के अंदर। और इनकी एक पब्लिशर, इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है एवरेस्ट
माई जर्नी टू द टॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको करंट अफेयर्स बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ नया है जानने को सीखने को मिला होगा। आपके कमेंट्स फ्रीक्वेंटली बहुत कम हो गए हैं, कमेंट्स बढ़ने चाहिए, कमेंट्स बढ़ने चाहिए मेरे साथियों। लाइक्स भी बहुत कम करते हैं, अभी अच्छी बात नहीं है। देखिए आप यहाँ पे कमेंट्स कीजिए, जो भी है मैं आपको जरूर देखता हूं। आपके कमेंट्स को देखिए, देखिए मैंने इतना सारा सुधार किया है। दूसरी बात यहाँ पे कल किया, देखिए बच्चे एक छोटा सा कमेंट मैं बता देता हूं कि बच्चे बोल रहे थे कि सर जो बहुगुणा की बात कर रहे थे तो धरती का पुत्र है, लेकिन इसमें देखिए धरती के पुकार है। बच्चे वो दोनों है, धरती का पुत्र भी है, धरती की पुकार भी है। मैं इसमें एक को मेंशन नहीं कर पाया था, तो उसमें बिल्कुल गलत नहीं थी वो चीजें। जहां पे गलती होती है इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, ठीक है, डोंट वरी। चलो तो ये था शानदार हमारा करंट अफेयर्स मेरे साथियों। मैं उम्मीद करता हूं कुछ चीजें पसंद आई होंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए बहुत कुछ चीजें मिलने वाली हैं। अनअकैडमी लेके आया आपके लिए बहुत ही शानदार यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के ऑफर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखिए एसएससी के सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो आप ये फीस को पे ना कीजिएगा, यूज कीजिए मेरा कोड दैट इज HTSER10 एंड सेव मनी, और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्टअप कीजिए। देखिए नए बैचेस लॉन्च हो चुके हैं जहां पे आप बहुत ही बेस्ट फैकल्टीज मेंटर के साथ में अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। तो साथियों मैं लेता हूं आपसे विदा, हम मिलेंगे कल और डिटेल से। हो सकता है देखिए आज मैं आपको यहाँ पे एक पूरा डिटेल करंट अफेयर्स दे सकता हूं, लेकिन वो कंफर्म नहीं है अभी मेरा। चलो तो इवेंट बन जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो साथियों कल मिलते हैं डिटेल से, ठीक है, और बढ़िया तरीके से। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।